तो बच्चों, हमने अपने 8वें पाठ की व्याख्या की। आज हम इसका कविता पाठ करते हैं और फिर से एक बार आपको इसका कविता का मुख्य सार बता देते हैं। इसमें कविता 8 दादाजी में कवि बच्चों को एक तरह से प्रेरित करता है अपने घर के बुजुर्गों के साथ अधिक से अधिक समय बिताने का। इस समय आप जानते ही हैं, सभी लोग व्यस्त हैं। अब वो पहले जैसे पहले पुराने ज़माने वाली बात नहीं रही। माँ बाप के पास भी समय नहीं है। आपने खुद देखा होगा, आपकी मम्मी, आपके पिताजी बहुत पहले उठ जाते हैं और दिन भर वे काम करते हैं। आपके सोने के बाद तक वे काम करते ही रहते हैं। अगले दिन की भी तैयारी उनको करनी होती है। तो सभी लोग बहुत ही अधिक व्यस्त हैं। इस कारण से जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, यहाँ बुज़ुर्ग की बात की जा रही है, इसमें नाना नानी और दादा दादी भी आते हैं। तो कुछ बच्चे जो कि अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ रहते हैं या उनको रहने का मौका मिलता है, तो उन्होंने यह अनुभव किया होगा कि वे कुछ अकेलापन महसूस करते हैं। अकेलेपन के बहुत से कारण बताए भी गए हैं, जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथी कम होते जाते हैं, अधिक उम्र के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। कभी कभी तो जीवन साथी के बारे में भी बताया है, जैसे हमारी कविता में ही कहा गया है कि दादी जी नहीं रही, मतलब दादी जी भी, उनका भी देहांत हो गया है। तो इस कारण से भी दादाजी को अकेलापन महसूस होता है। तो इसमें अब कवि बच्चों को प्रेरित करके कहता है, बच्चों आप भी जब भी समय मिले तो अपने दादाजी के साथ समय बिताओ। केवल उनके दवा, पानी या खाने का इंतज़ाम कर देने से ही वे अपने आप को खुश नहीं समझेंगे। अगर आप घूमने जाते हैं तो अपने साथ अपने दादाजी को भी पार्क ले जा सकते हो, या फिर अगर आप घर पे हो तो उनसे कहानी सुन सकते हो। इससे उनका भी मनोरंजन हो जाएगा और आपका भी मनोरंजन होगा। अभी तो बच्चे भी देखा जाता है मोबाइल से गेम खेलते हैं, चैट करते हैं। तो अगर उनके पास समय है तो वो अपने दादाजी के साथ व्यतीत करें। तो एक बार हम अपने पाठ को पढ़ लेते हैं। पाठ 8 दादाजी। दादाजी नाराज हैं, रोज रहा करते हैं वे क्या आज हैं। पता नहीं चल पाता है कि वे किससे नाराज हैं। बच्चों से नाराज हैं कि बूढ़ों से नाराज हैं। चतुरों से नाराज हैं कि मूढ़ों से नाराज हैं। कचरों से नाराज हैं कि कूड़ों से नाराज हैं। चोटी से नाराज हैं कि जूड़ों से नाराज हैं। तो इसमें कवि कहता है कि उन्हें भी नहीं पता चल पा रहा कि दादाजी की नाराज़गी का क्या कारण है। वो किस बात पे नाराज़ होते हैं, वे किसी को बताते नहीं, वे शांत रहते हैं। इसीलिए जो कवि है वह उसे खुद नहीं पता चल पा रहा, वह भी दुविधा में है कि दादाजी किस कारण से नाराज़ हैं। इसमें कुछ व्यक्तियों के नाम लिख रखे हैं, वे कौन हो सकते हैं। इसमें क्या वो बच्चे हो सकते हैं, लिखा है बच्चों से नाराज़ है कि बूढ़ों से। वो नाराज़गी किसी से भी हो सकती है, शायद बच्चों से ही नाराज़ हो जाए या बूढ़ों से भी नाराज़ हो जाए। बूढ़े में कौन है, उनके दोस्त हों, मित्र हों। चतुर, कुछ लोग बहुत चतुर होते हैं, बूढ़ों को धोखा देने के प्रयास करते हैं या उनके साथ मजाक करते हैं। इस कारण से भी वे नाराज़ हो जाते हैं। या मूर्खों से, उनको कुछ भी लगने वाली बात बोल देना मूर्खों की निशानी होती है। तो कभी कभी वो चतुरों से भी नाराज़ हो जाते हैं या फिर मूर्खों से भी। कचरों से या कूड़ों से, मैंने आपको बताया था बूढ़ों को सफाई बहुत पसंद होती है, वे अपने आसपास साफ सफाई ही देखना चाहते हैं। तो कभी कभी अगर समय पे कूड़ा न उठाया जाए तभी भी वो कूड़ों और कचरों से भी नाराज़ हो जाते हैं। कभी कभी व्यस्तता के कारण आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी सवेरे आपको स्कूल भेजने के लिए
आप पे ज़्यादा ध्यान देती हैं और फिर साफ़ सफाई बाद में करती हैं, तो उससे भी दादाजी नाराज़ हो सकते हैं अगर उन्हें कोई कूड़ा कचरा दिख गया। चोटी से नाराज़ हैं कि जोड़ों से नाराज़ हैं। यहाँ पे चोटी का अर्थ है लड़की, छोटी लड़कियों से या फिर जोड़ों या महिलाओं से, घर की महिलाओं से भी वे नाराज़ हो सकते हैं अगर उन्हें समय पे उनकी सेवा नहीं की गई, या फिर छोटी लड़कियों से भी नाराज़ हो सकते हैं। तो ये दादाजी किसी भी व्यक्ति से, किसी से भी नाराज़ हो सकते हैं, कवि यह कहता है। और क्या कहा, दादी जी नाराज़ हैं, रोज़ रहा करते हैं वे क्या आज है। तो यहाँ पे दादाजी ही है बच्चों, ये गलती से यहाँ छप गया है पुरानी बुक में, इसको ज़रा चेंज कर लीजिएगा। दादाजी नाराज़ हैं, रोज़ रहा करते हैं वे क्या आज है। तो इसमें तो दादाजी की नाराज़गी लगभग हर दिन ही बनी रहती है और आज है ये कोई नई बात नहीं है। वे रोज़ ही, लगभग रोज़ ही नाराज़ रहते हैं। दादाजी नाराज़ नहीं, उन्हें हुआ है क्या यह कोई राज नहीं। गुमसुम हैं अपने कमरे में, उन्हें बुलाए ऐसी जो ऐसी आवाज़ नहीं। अब इसमें कवि अंदाज़ा लगा के बता रहा है कि क्या वो नाराज़ नहीं है। सबको पता है कि दादाजी कभी नाराज़ नहीं होते हैं। वे नाराज़ क्यों हैं, ये बात गलत है। ये सबको, ये कोई राज नहीं रह गई है कि दादाजी नाराज़ हैं। वे अपने कमरे में गुमसुम रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, शांति से रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई कमरे से बुलाने वाला अब न रहा। यहाँ पे कवि हमें बता रहा है कि पहले दादी उन्हें आवाज़ देकर कमरे से बाहर आने के लिए कहती थी। उन्हें बुलाए जो ऐसी आवाज़ नहीं। यहाँ पे दादी जी के बारे में कहा गया है कि पहले जब भी वे उदास रहते थे, अकेले रहते थे, तो दादी जी उन्हें आवाज़ दे के कमरे से बाहर बुला लेती थी। लेकिन अब दादी जी नहीं हैं, उनका देहांत हो चुका है। इस कारण से भी दादाजी अब उदास रहने लगे हैं। गुजर गए उनकी दुनिया के ठेले मेले, गुजर गए उनकी दुनिया के ठेले मेले। दादी जी नहीं रही, तब से हैं और अकेले। अब वे अपने साथियों को नहीं पा पाते हैं। वे भी, साथी भी उनके वृद्ध हो गए हैं। वे भी, अब वह घूमने का काम जो था वह भी पहले से बहुत ही कम हो गया है। और दादी जी का न होना, एक तो दोस्त के बारे में बता गया कि वे ठेले मेले नहीं रहे। पहले दोस्त उनको उठा के ले जाया करते थे जब वे जवान थे। और अब क्या है, अब उनके दोस्त भी वृद्ध हो चुके हैं। वे जल्दी नहीं आ पाते होंगे, कभी बीमार रहते होंगे। मैंने बताया उनकी संख्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, दोस्तों की संख्या। वे भी वृद्ध होते जा रहे हैं और दादी जी भी नहीं हैं। इस कारण से वे घर में भी अकेले हो गए, क्योंकि दादी जी उनका ज़्यादा ध्यान रखती थी, उनको बाहर घर से बुला लेती थी, जैसा कि बताया गया है कविता में। कहाँ चले ये बच्चों, उसको उनको साथ लो, अपनी नरम हथेली में उनका हाथ लो। ले जाओ उन बगीचों के झूलों में, ले जाओ उन बगीचों के फूलों में, अपने साथ चुलाओ उनको झूलों में। अब कवि यहाँ पे बच्चों को पुकार रहा है, उनको प्रेरित कर रहा है कि अब आई तुम्हारी बारी। अब तक तो हमने बताया कि शायद वह घर की महिलाओं से नाराज़ होंगे, किस कारण से नाराज़ होंगे, दादी नहीं इस कारण से नाराज़ होंगे, दोस्त कम हो गए हैं। अब आपका की बारी है, अब आप क्या करेंगे? अब आप जब भी अपने दादाजी का हाथ पकड़ लो, आपकी हथेली नरम है, आप उनके हाथ को पकड़ लो और अपने साथ जहाँ भी आप जाते हैं, आप घूमने के लिए पार्क में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, आप उनका साथ ना छोड़ो और वो आपका को मना नहीं कर पाएंगे। अगर आपने उनका हाथ पकड़ लिया एक बार और अपने साथ ले जाने लगेंगे तो वे कभी भी आपको मना नहीं कर पाएंगे। आपको उनको चलने के लिए पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं। आप मत पुकारो दादी की तरह कि आप बाहर आ जाओ। आपको बस क्या करना है, उनको अपने साथ लेना है। अपने साथ कैसे ले सकते हैं? उनका हाथ पकड़कर।
अगर आप पार्क में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, फूलों में जाते हैं, फूल देखने जाते हैं, बस उनका हाथ पकड़ो और अपने साथ ले चलो। क्या आप महसूस करोगे, क्या आप देखोगे कि वो आपको मना नहीं करेंगे। और अगर हो सके तो उनको फूल दिखाओ, हो सकता है तो आप झूलों तक में उनको झुला दो। आपका कहा वे कभी नहीं मानेंगे, कभी मना नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि आप उनको बगीचे में ले जाओ, उनको फूल दिखाओ, उनको झूले पे तक झुला सकते हो, उनका साथ ना छोड़ो। हाथ पकड़ने का क्या अर्थ होता है यहाँ पे, उनको अकेला मत छोड़ो, उनका साथ न छोड़ो। फिर क्या आप देखोगे, और कवि ने बताया, फिर देखो लड्डू की चोरी करने में साथ तुम्हारे ये भी फंस सकते हैं। हंसते हो जिस तरह उस तरह वे भी हंस सकते हैं। तो कवि ने कहा अगर आप उनका साथ दोगे तो वे भी आपका साथ देंगे। अब वे किस चीज़ में आपका साथ देंगे? बच्चे कभी कभी रसोई घर में लड्डुओं की चोरी करते हैं। अगर आप उनको घुमाओगे, आप उनके साथी बन जाओगे, आप उनके दोस्त बन जाओगे, तो वे भी एक सच्चे दोस्त की तरह आपका साथ निभाएंगे। और अगर आप लड्डू चोरी करेंगे तो वे भी आपके साथ चोरी करेंगे और वे भी आपकी तरफ फंस जाएंगे चोरी में। और हंसते हो जिस तरह उस तरह वे भी हंस सकते हैं। बच्चे बड़े हंसते हैं, एकदम निश्चिंत होके खेल में हंसते हैं, तो दादाजी भी अपने सारे अकेलेपन को भूल जाएंगे। अगर बच्चे उनको अपना साथ देंगे तो वे भी उनकी तरह ही हंसेंगे। जिस तरह बच्चे लापरवाही से ज़ोर ज़ोर से निश्चिंत होकर हंसते हैं, ठीक दादाजी भी उसी तरह करेंगे। और उसके बाद में दो अंतिम पंक्तियां हैं कविता की, जिसमें कवि एक तरह से बच्चों को चेतावनी दे रहा है कि आपको अधिक से अधिक समय दादाजी के साथ बिताना है। हो सकता है कि कल वे न रहे। आपको पता है जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो वह उसकी मृत्यु भी कभी भी हो सकती है। तो आप आज आपकी बहुत अच्छी किस्मत है कि आज अपने दादाजी के साथ घूम रहे हो। अगर वे नया रहे तो आप ये दादाजी को घुमाने का काम फिर कभी नहीं जीवन में कर पाओगे। तो मत चूको मत, वे कल न रहेंगे आज हैं, भूल जाओ कि दादाजी नाराज हैं। तो आपको ये चूकना नहीं है। यहाँ चूकने का अर्थ है ये चीज़ आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो आप क्या है, दादाजी आज तो हैं कल नहीं रहेंगे। और फिर जीवन में आप भविष्य में कभी भी अपने दादाजी को फिर उनके साथ ना खेल सकेंगे, ना उनको घुमा सकेंगे, ना उनके साथ हंस सकेंगे। आज आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप अपने दादाजी के साथ ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और इस बात पे बिल्कुल मत चिंता करो कि दादाजी नाराज़ रहते हैं। दादाजी कहने का अर्थ है कि दादाजी कभी भी बच्चों से नाराज़ नहीं रहते हैं। तो आप ये बात भूल जाओ कि दादाजी आपसे कभी नाराज़ हो सकते हैं। बस आप उनका साथ देते रहो। उनको केवल खाना पानी या दवा, इन्हीं तीन चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उनको सबसे बड़ी आवश्यकता है कि उनके अकेलेपन में कोई उनका साथ दे। तो सभी बच्चों का ये फ़र्ज़ है कि वे अपने बुज़ुर्ग, इस पाठ के अनुसार अपने दादाजी का साथ कभी ना छोड़े, अपने साथ उन्हें अपने सभी कामों में ले जाए। और आप भी देखोगे कि आपका घर में एक साथी बढ़ गया है, वो आपके साथ खेलेंगे, वे आपको मुसीबत से भी बचाएंगे और आपको कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। आपने देखा होगा बुजुर्ग बहुत अच्छी कहानियाँ भी सुनाते हैं बच्चों को, और बच्चे उनकी कहानी सुन के प्रेरित होते हैं। तो ये था हमारा पाठ का संक्षेप में व्याख्या
एक बार मैं कविता पाठ कर देता हूँ, फिर हम इसके शब्दार्थ करेंगे और फिर मौखिक प्रश्न, जैसा कि आप जानते हैं मौखिक प्रश्न भी आते हैं। तो एक बार मैं अब केवल कविता पाठ करूंगा, अब मैं व्याख्या कुछ नहीं करूंगा। पाठ 8। दादाजी। दादाजी नाराज हैं, रोज रहा करते हैं, वे क्या आज हैं? पता नहीं चल पाता कि वे किससे नाराज हैं। बच्चों से नाराज हैं कि बूढ़ों से नाराज हैं, चतुरों से नाराज हैं कि मूढ़ों से नाराज हैं, कचरों से नाराज हैं कि कूड़ों से नाराज हैं, चोटी से नाराज हैं कि जोड़ों से नाराज हैं। दादाजी नाराज हैं, रोज रहा करते हैं, वे क्या आज हैं? दादाजी नाराज नहीं, उन्हें हुआ है क्या या कोई राज नहीं। गुमसुम हैं अपने कमरे में, उन्हें बुलाएं जो ऐसी आवाज़ नहीं। गुजर गए उनकी दुनिया के मेले ठेले, दादी जी नहीं रही तब से हैं और अकेले। कहाँ चले ये बच्चों, उनको साथ लो, अपनी नरम हथेली में अब उनका हाथ लो। ले जाओ उन्हें बगीचों के फूलों में, अपने साथ झुलाओ उनको झूलों में। फिर देखो लड्डू की चोरी करने में, साथ तुम्हारे ये भी चल फंस सकते हैं। हंसते हो जिस तरह उस तरह वे भी हंस सकते हैं। चूको मत, वे कल न रहेंगे आज हैं। भूल जाओ कि दादाजी नाराज हैं। हमारे कवि हैं नवीन सागर। इस कविता के कवि हैं नवीन सागर। कवि वही होता है जो कविता की रचना करता है। तो हमारी कविता दादाजी के कवि या रचनाकार कौन है? नवीन सागर। तो बच्चों हम चलते हैं शब्दार्थ। यह पाठ इतना सरल है कि इसमें शब्दार्थ भी बहुत कम आए हैं। पहला है मूढ़। मूढ़ का होता है मूर्ख या कम अक्ल, मूढ़ व्यक्ति। इस पाठ में मूढ़ किसे कहा गया है? कम अक्ल। जो व्यक्ति बूढ़े लोगों को तंग करता है उसको मूर्ख बोलते हैं। आपने देखा कई लोग, कई जवान लोग या कभी कभी तो बच्चे भी बूढ़े लोगों को सताते हैं। किस बात पे? क्योंकि वे उनकी तरह तेज चल नहीं पाते, वे कमज़ोर होते हैं। तो ये परंपरा चल आई है कि लोग कमज़ोरों को सताते हैं। तो ये ऐसा नहीं, ऐसे लोगों को ही मूर्ख कहा है। कवि ने ऐसे ही लोगों को मूढ़ कहा है, मूर्ख या फिर कम अक्ल। क्योंकि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। तो जो इज्जत नहीं देते हैं उनके साथ मजाक करते हैं, उनके चाल चलन पे, उनके कपड़े के ढंग पे या उनके जो शरीर की कमज़ोर बनावट पे अगर कोई मजाक करता है तो कवि ने उन्हीं को मूढ़ कहा है या कम अक्ल। कम अक्ल का मतलब जिसके पास अक्ल कम हो। तो हमें अपने बुजुर्ग लोगों का कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनको पूरा सम्मान देना चाहिए, पूरा आदर देना चाहिए। और जो नहीं आदर देगा वह मूढ़ या मूर्ख ही कहलाएगा। तो मूढ़ का अर्थ होता है, ये हम लिखते हैं, ये नया शब्द है सचमुच। मूढ़। इसके दो अर्थ दे रखे हैं, मूर्ख या कम अक्ल। मूर्ख या कम अक्ल। इस पाठ में बच्चों कोई मुहावरा नहीं, केवल 3 शब्दार्थ हैं। पहला था मूढ़, दूसरा है गुजर गए। यहाँ पे गुजर जाने का अर्थ है बीत गए। बीत जाना मतलब जैसे उनके बताया गया था कि दादाजी के जो मेले ठेले, उनके जो दोस्त थे, वे जो जिन चीज़ों को बहुत चाहते थे वो पुरानी चीज़ें हो गई हैं, वे सब गुजर गई हैं, पुरानी बातें हो गई। तो लिखते हैं गुजर
गुजर गए, अर्थ है इसका बीत गए। तीसरा शब्द है गुमसुम, ये भी नया शब्द आया है, गुमसुम। यहाँ पे गुमसुम का अर्थ है चुपचाप, उदास या शांत। चुपचाप, उदास या शांत भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति उदास होता है, चुपचाप हो जाता है, शांत हो जाता है, तो गुमसुम का क्या अर्थ है? उनका अकेलापन। यहाँ पे दादाजी के अकेलेपन की बात की गई। वे अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे थे अकेला? क्योंकि दादी जी नहीं रही। अब लोग उनके ऊपर कम ध्यान देते। कम ध्यान क्यों देते हैं? क्योंकि लोग भी व्यस्त हैं। आपने देखा होगा आपकी मम्मी सुबह से लेकर शाम तक काम करती ही रहती है। वे इतनी व्यस्त हैं कि कभी कभी समय नहीं निकल पाता बुजुर्गों के लिए। और क्या है, इसीलिए वे अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें अपने साथ बैठ के बात करने वाला व्यक्ति चाहिए, उन्हें कोई टहलाने वाला व्यक्ति चाहिए जो उनकी बात सुने, अपनी बात सुनाए बच्चों को। इसीलिए उनके साथ बच्चे ज़्यादा खुश रहते हैं। कभी कभी वो बच्चों को कहानियाँ भी इसीलिए सुनाते हैं। तो ये थे हमारे शब्दार्थ। मूढ़ का अर्थ है मूर्ख या कम अक्ल। मैंने बताया यहाँ पे कवि उनको मूर्ख या कम अक्ल कह रहा है जो बुजुर्गों की का ध्यान नहीं रखते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं किसी भी कारण से, उनकी शारीरिक कमजोरी के कारण। तो इन लोगों को मूर्ख कहा गया है या फिर कम अक्ल। गुजर गए, बीत गए। उनके जो साथी थे, उनके जो तौर तरीके थे, उनको जो पसंद वाली चीज़ें थी, एक तरह से देखा जाए तो सब गुजर गई। गुजर गए का मतलब खत्म हो गई या बीत गई। आम भाषा में हम कहते हैं बीत गई हैं। उनके ज़माने के जो तौर तरीके, ठिकाने थे, दोस्त थे। गुमसुम का अर्थ है चुपचाप या उदास। तो इसी कारण से गुमसुम क्यों रहते हैं वृद्ध? क्योंकि उन्हें अकेलापन उनको बहुत खराब लगता है। उनको अपने साथ बोलने वाला, अपने साथ खेलने वाला, अपने साथ लेके उनको घुमाने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। तो बच्चों को क्या कवि ने सीख दी है कि वे अगर उनके घर में बाकी लोगों के पास समय नहीं है तो ना होने दो। बच्चों के पास तो समय होता ही है, बच्चे खेलते ही हैं, तो अपने एक साथी को और बढ़ा लें, उसमें अपने दादाजी को भी ले जाएं। बच्चे उनको घूमना पसंद है, अगर वे घूमने जा रहे हैं तो अपने दादाजी को भी अपने साथ ले लें। वे उनको साथ रखेंगे तो उनका वे गुमसुम न रहेंगे, उनका जो अकेलापन है वो समाप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं बच्चों, अब इस पाठ में आपको क्या करना है। इसके अंदर आपको पूरी कविता को लिखनी है। एक गृह कार्य है आपका, पूरी कविता को लिख करके याद करना है। एक पे ये सुलेख लेखन नहीं है। सुलेख लेखन से क्यों अलग है? इसमें आपको पूरी कविता लिखनी है और कविता के नीचे कवि का नाम नवीन सागर लिखा जाए। और आप दादाजी का एक चित्र भी बना सकते हैं जो कुर्सी पे बैठे हैं या छड़ी की सहायता से चल रहे हैं। तो कुछ जो आसान लगे आप दादाजी का एक चित्र बना सकते हैं। उसके बाद शब्द अर्थ, हमारे 3 ही शब्दार्थ हैं, इन सबको लिख करके याद करना है। अब हम चलते हैं अपने मौखिक प्रश्नों की तरफ। तो ये परीक्षा में लघु प्रश्नों के रूप में आते हैं या संक्षेप में उत्तर दीजिए, इस तरह से आते हैं। तो पहला है मौखिक। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। कवि ने इस कविता में किसे संबोधित किया है? संबोधित का अर्थ होता है कि किसके लिए कहा गया है। यहाँ कवि
किसी को जागरूक करने के लिए, समाज में लोगों को जागरूक करने के लिए कविता की रचना करता है। एक तरह से देखा जाए तो कवि का क्या काम है, लोगों को जागरूक करना। तो यहाँ पे उसने किसे संबोधित किया है, उसने सभी बच्चों को संबोधित किया। कवि यहाँ पे सभी बच्चों को कविता में संबोधित किया है कि आपके घर में भले किसी के पास समय न हो, आपका क्या फर्ज है, आपको अपने घर के बुजुर्ग दादाजी को अकेला नहीं छोड़ना है। आपको घर में दादाजी को, उनको गुमसुम नहीं रहने देना है। इसीलिए यहाँ पे बच्चों को संबोधित किया है। तो इसका क्या उत्तर होगा, ध्यान से बच्चों। कवि ने इस कविता में किसे संबोधित किया है? कवि ने इस कविता में सभी बच्चों को संबोधित किया। तो ये यहाँ पे सभी बच्चों को, यहाँ पे घर के बच्चों को, सभी बच्चों को, ये सभी इसीलिए हमारे पाठ्य पुस्तक में डाला है कि इसे बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हें अब ज्ञान हो गया कि दादाजी नाराज नहीं रहते हैं, उन्हें तो बस कोई साथी चाहिए ताकि वह अपने अकेलेपन से दूर हो सके। तो यहाँ बच्चों के लिए ही कहा गया है, इसीलिए इसे हमें हमारे पाठ्य पुस्तक में रखा गया है ताकि सभी बच्चे इसे पढ़ सकें तथा उनको भी पता चले कि दादाजी कभी नाराज नहीं रहते हैं। उनको तो बच्चों का साथ चाहिए ताकि वे अपने अकेलेपन को मिटा सकें और वे कभी गुमसुम ना रह सकें। तो क है, कवि ने इस कविता में किसे संबोधित किया है? कवि ने इस कविता में सभी बच्चों को संबोधित किया है। ख हमारा अगला प्रश्न है, कवि उन्हें दादाजी के साथ क्या क्या करने को कह रहा है? कवि उन्हें दादाजी के साथ क्या क्या करने को कह रहा है? तो उसमें क्या कह रहा है? कवि बच्चों को दादाजी का हाथ पकड़ के उन्हें बगीचे में ले जाने के लिए कह रहा है, उन्हें झूले झुलाने के लिए कह रहा है। तो इसमें यही कह रहा है और खिलखिलाकर हंसने के लिए भी कह रहा है। तो कवि यहाँ पे बच्चों को लगभग 3 चीज़ें बताता है कि आप, सबसे पहला कि आपको अपने दादाजी का अकेलापन दूर करना है। कैसे कर सकते हैं? आपको उन्हें बगीचे में अपने साथ घुमाना है, अपने साथ झुलाना है, आपको उनके साथ खिलखिला के हंसना है, उनको हमें अकेला नहीं छोड़ना है। तो इसीलिए कवि ने दादाजी के लिए ये सब बातें कही। तो कवि उन्हें दादाजी के साथ क्या क्या करने को कह रहा है? कवि उन्हें दादाजी के साथ घूमने के लिए, झूलने के लिए तथा खिलखिलाकर हंसने के लिए कह रहा है। अगला है हमारा ग प्रश्न, दादाजी किस किस से नाराज हो सकते हैं? तो नहीं, हो सकते हैं। किस किस से? वे बच्चों से भी नाराज हो सकते हैं, बूढ़ों से भी नाराज हो सकते हैं, चतुरों से भी नाराज हो सकते हैं, मूढ़ों से भी नाराज हो सकते हैं और कूड़ा कचरों से भी नाराज हो सकते हैं और चोटी और जोड़ों से भी नाराज हो सकते हैं। यहाँ चोटी और जोड़े का अर्थ है, चोटी लड़कियों की होती है और जोड़े औरतों की होती है, महिलाओं की होती है। तो बच्चे, ये दादाजी सबसे नाराज हो सकते हैं नहीं, हो सकते हैं, कभी भी कल्पना ही कर रहा है। तो दादाजी किस किस से नाराज हो सकते हैं? तो हम कहेंगे दादाजी बच्चों से नाराज हो सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, चतुर, मूर्ख, कूड़े कचरे, चोटी जूड़ों से नाराज हो सकते हैं। यहाँ छोटी जूड़े का अर्थ है लड़कियां और महिलाएं। तो ये था हमारा मौखिक प्रश्न। इन मौखिक प्रश्नों को आपने देख लिया। आपको ये लघु प्रश्नों के रूप में परीक्षा में आएंगे, तो इसीलिए आप इसको एक बार अवश्य दोहरा लें, क्योंकि हम जो अपने मौखिक प्रश्न हैं उनको लिखते नहीं हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप चूक सकते हैं। वैसे हम ऑनलाइन क्लास में भी मौखिक प्रश्नों को करवाते हैं ताकि अगर आपको अच्छी तरह से इसका अभ्यास हो सके। तो मौखिक प्रश्न लघु प्रश्नों के रूप से आते हैं, आप इन्हें सावधानी से पढ़ें और आज का गृह कार्य भी करें।
तो आज के लिए बच्चों इतना ही। शेष हम पाठ के प्रश्नों को कल करेंगे।